नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियो में हमने पावलोव के सिद्धांत के बारे में स्टडी की, उसको आज कंटिन्यू रखते हैं। वहाँ पर हमने अनकंडीशनल स्टिमुलस और कंडीशनल स्टिमुलस के बारे में कुछ उदाहरणों से समझा था। तो वो पावलोव महोदय का एक्सपेरिमेंट था, एक कुत्ते पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। आज हम उसी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। और आपका कोई डाउट है, और जब भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम आपका कमेंट का रिप्लाई करेंगे। वाटसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो इसी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है। उसका नाम है ए लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। तो अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट की बात करने से पहले हम पावलोव के कल जो बात की थी उसको एक मिनट रिवीजन करते हैं। उसका क्या था, उसमें क्या नहीं था। पावलोव ने बताया था सिर्फ 3 स्टेप है पावलोव की, 4 चरण में पावलोव का एक्सपेरिमेंट क्लियर होता है। उसमें था अनकंडीशनल स्टिमुलस। अब बच्चे कंफ्यूज यहां पर एक ही चीज से होते हैं। अनकंडीशनल लगते ही वो क्या करते हैं, जहां अन शब्द लग जाता है वहां अस्वाभाविक मान लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। अनकंडीशनल का अर्थ होता है स्वाभाविक उद्दीपक। अनकंडीशनल स्टिमुलस स्वाभाविक उद्दीपक, और अनकंडीशनल रेस्पॉन्स स्वाभाविक अनुक्रिया। ध्यान से सुनिएगा जरा। कंडीशनल स्टिमुलस अस्वाभाविक उद्दीपक और कंडीशनल रेस्पॉन्स अस्वाभाविक अनुक्रिया। अब एक बार लार स्वाभाविक होगी और एक बार लार अस्वाभाविक होगी। स्वाभाविक कब होगी, जब आप अनकंडीशनल स्टिमुलस दोगे तो वहां पर जो लार आएगी और अनकंडीशनल अनुक्रिया कर रहा है या अनकंडीशनल रेस्पॉन्स आ रहा है, उस समय जो लार स्रावित हो रही है वो स्वाभाविक लार है। और जब आप बीच में जो दूसरी स्टेप थी, वहां पर आपने क्या किया था, न्यूट्रल स्टिमुलस दिया तो नो रेस्पॉन्स आया था। थर्ड स्टेप में बात करते हैं, जब आपने कंडीशनल और अनकंडीशनल दोनों प्रकार के स्टिमुलस दिए थे, उस टाइम पे अनकंडीशनल रेस्पॉन्स आया था। तो वो लार कौन सी थी, स्वाभाविक। और लास्ट चरण में आपने क्या किया, कंडीशनल स्टिमुलस दिया, और कंडीशनल स्टिमुलस देते ही कंडीशनल रेस्पॉन्स आया। अब कंडीशनल रेस्पॉन्स अस्वाभाविक लार है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है स्वाभाविक लार क्या है और अस्वाभाविक लार कब होती है। अस्वाभाविक लार कब स्रावित होगी, जब आप उसको केवल कंडीशनल स्टिमुलस दोगे। कब कंडीशनल स्टिमुलस दोगे तो कंडीशनल रेस्पॉन्स आएगा। तो ये बात ध्यान रखने की है। एक बार मैं लिख देता हूं यहां पर ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जब तक आपके समझ में नहीं आएगा तब तक हम उसको पढ़ाते। अनकंडीशनल स्टिमुलस यूसीएस, ये यू लगते ही आप ये सोचने लग जाते हैं कि ये अस्वाभाविक है। कभी कभी हिंदी में चले जाते हैं हम, बट यहां स्वाभाविक की बात करता है। और ये था भोजन। अब रेस्पॉन्स आया यूसीआर, तो यहां जो लार आ रही है वो है स्वाभाविक लार। कौन सी है, स्वाभाविक लार। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए स्वाभाविक लार किस स्टिमुलस के देने पर होती है, तो अनकंडीशनल स्टिमुलस के देने पर। दूसरे चरण में हम बात करते हैं कौन से की, कल की थी न्यूट्रल स्टिमुलस और नो रेस्पॉन्स। वहां से तो कोई क्वेश्चन नहीं बनाएगा। अब बात करते हैं कंडीशनल स्टिमुलस प्लस अनकंडीशनल स्टिमुलस, दोनों साथ में देते हैं। एक बार घंटी फिर भोजन। अब क्या करता है, अब जो लार स्रावित होगी वो किस प्रकार की होगी, वो भी अनकंडीशनल
रेस्पॉन्स ही आएगा। अब अनकंडीशनल रेस्पॉन्स का मतलब फिर स्वाभाविक लार, फिर से स्वाभाविक लार आ रही है। हाँ, यही ध्यान रखने की बात है, स्वाभाविक लार आ रही। अब लास्ट स्टेज में क्या करते हैं, रेगुलरिटी में कंडीशनल स्टिमुलस देंगे, कंडीशनल स्टिमुलस देंगे तो क्या होगा, कंडीशनल रेस्पॉन्स। अब ये जो कंडीशनल रेस्पॉन्स है ये अस्वाभाविक लार है, यहां पर ध्यान रखिएगा, अस्वाभाविक लार, अस्वाभाविक लार, ये ध्यान रखने की बात है। अस्वाभाविक लार कब करेगा, यह अस्वाभाविक अनुक्रिया या अस्वाभाविक लार किस समय आती है, जब कंडीशनल स्टिमुलस दिया जाएगा। तो यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट में कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में, वीडियो काफी लंबा हो जाता है इसलिए अगले वीडियोज में हम इनके पर्सन और करेंगे कि कैसे इसमें से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, वो अगले वीडियोज में हम क्वेश्चन बताएंगे आपको। अब बात करते हैं हम अल्बर्ट, ए लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट की, जो वाटसन ने किया था। वहां भी यही बात है, ए लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। ए लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट किनका है ये एक्सपेरिमेंट, वाटसन का, जेबी वाटसन, जिसके बारे में कल एक उनका स्टेटमेंट है उसके बारे में मैंने बात की थी कि वो ये कहते हैं कि 100 दर्जन नवजात स्वस्थ शिशु मुझे दीजिए, मैं उनको जो चाहे वो बना सकता हूं, क्योंकि वो व्यवहारवादी हैं। और व्यवहारवादी क्या बात करते हैं कि आप जिस परिवेश में बच्चे को रखेगो उसी परिवेश के गुण उसमें सबका आने लग जाते हैं, आनुवंशिकता का फैक्टर वहां कोई कार्य नहीं करता है। अब अल्बर्ट का प्रयोग क्या था, अल्बर्ट पे प्रयोग करना चूहों के ऊपर। अल्बर्ट को एक सफेद चूहे से या सफेद चूहों से ज्यादा लगाव था। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनसे कुछ ज्यादा ही लगाव होता है। अब वाटसन ने क्या किया कि जो सफेद चूहे हैं उनसे अल्बर्ट को दूर कैसे किया जाए, तो उन्होंने क्या किया, जब भी अल्बर्ट सफेद चूहों से खेलता था तो वो एक डरावनी ध्वनि निकालते थे, कनेक्ट करते थे उन दोनों को। जब भी उनके पास सफेद चूहा आता था अल्बर्ट के पास, वैसे ही पीछे से जो वाटसन है वो डरावनी सी ध्वनि निकालते थे। 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार काफी बार प्रयोग करने के बाद में कुछ रिजल्ट आता है। ऐसा नहीं है कि एक बार डरावनी ध्वनि निकाली अल्बर्ट डर जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन 5 बार 10 बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद में अल्बर्ट को सफेद चूहों से डर लगने लग गया। आवाज तो ध्वनि तो और आ रही थी डरावनी सी, लेकिन उसके दिमाग में एक संकेत बन गया कि चूहों से ही डर लगने लग गया। अब चूहों से डर लगने लगते और भी, जैसे सफेद फर की कुछ वस्तुएं, जैसे आपने खिलौने देखे हैं, कोई गुड़िया होती है और मतलब चूहे की तरह सफेद फर होने चाहिए उसके, या खरगोश हो गया, तो हर एक सफेद वस्तु से डरने लग गया अल्बर्ट। अब यहां होता क्या है, एक पावलो का महत्वपूर्ण बिंदु है उद्दीपक सामान्यीकरण। तो यहां उद्दीपक सामान्यीकरण, स्टिमुलस जनरलाइजेशन हो रहा है। हर एक उस फर वाली चीज से डरना कि जो एक सफेद चूहे की तरह दिखती है। अब आप जैसे ही अल्बर्ट के पास सफेद चूहा आता है वो डरने लग जाता है। तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट था वाटसन का जो अल्बर्ट पे किया गया था और उसका नाम था ए लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। तो ये आपको समझ में आ गया। अब पावलो के जो महत्वपूर्ण
बिंदु है सिद्धांत के, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के, उसके बारे में बात करते हैं कि वो क्या क्या है। तो पहले तो हम बात करते हैं उद्दीपक सामान्यीकरण की। उद्दीपक सामान्यीकरण क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं स्टिम्युलस जनरलाइजेशन। उद्दीपक सामान्यीकरण यह है इनके महत्वपूर्ण बिंदु, और लगभग यही वो बिंदु है जहां से पूरा एक्सपेरिमेंट होता है इनका, और एग्जाम की दृष्टि से तो इंपॉर्टेंट बिंदु है। स्टिम्युलस जनरलाइजेशन, मैं आपको उदाहरण देता हूं, काफी बार आरटेट के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। पहले 2011-12 में जो आरटेट थे उनमें भी पूछा जा चुका है। अब ये उद्दीपक सामान्यीकरण होता क्या है? एक बच्चा है जिसको, जो खिड़की से बिजली की चमक देखकर उसकी आवाज से डरता है। मतलब आपको पता है बरसात होती है, बरसात के समय में बिजली चमकती है और बिजली चमकते ही एक गर्जना होती है बिजली की, और आपको भी पता है हम भी चमक से थोड़ी डरते हैं। पहले हम सर्वप्रथम बिजली की आवाज सुनते हैं और उस गर्जना से डरने लगते हैं। अब धीरे धीरे वो बच्चा क्या करता है कि आवाज से ना डर के जैसे बिजली की चमक होती है, बिजली की चमक से ही डरता है। अब यहां बात यह है कि हो क्या रहा है यहां पर, कि एक बच्चा पहले बिजली चमकती है, बिजली चमकने के बाद में उसकी जो गर्जन होती है उससे डरता है। उससे डरने के बाद में धीरे धीरे एक बिजली चमकते ही डरने लग जाता है। गर्जना नहीं हो रही यहां पर, बिजली चमकते ही डरने लग जाता है, क्योंकि वो एक उद्दीपक उसके दिमाग में आता है कि जैसे ही बिजली चमकेगी उसको डर लगने लग जाएगा। अब इसमें जो आवाज है, एक शब्द तो आवाज और दूसरा है चमक। अब आवाज क्या है? यूसीएस, अनकंडीशनल स्टिम्युलस, क्योंकि आवाज से डर रहा है तो स्वाभाविक डर है उसका। यह आपको पता है, जब आवाज से डर रहा है तो स्वाभाविक डरता है वो, क्योंकि आवाज को सुनकर तो हम भी डर सकते हैं, पर जब चमक को देखकर ही डरता है तो यह स्वाभाविक थोड़ी हो गया। यहां कंडीशनल स्टिम्युलस, ये उसके लिए कंडीशनल स्टिम्युलस की तरह काम कर रहा है, अस्वाभाविक उद्दीपक है। तो इससे आप आसानी से समझ में आ गए। और कल या नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन है, काफी लंबे हैं, उसमें वीडियो काफी लंबा बन जाता है, तो एक देखने में भी हमें एनर्जी की जरूरत होती है और हम लंबे समय तक देख करके चीजों को याद नहीं कर पाते हैं। अगर आपको ये छोटे छोटे वीडियो प्रोवाइड होते हैं तो आप उनसे सीखने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो उनके बारे में कल या नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आए थे। आरटेट के भी लेंगे, कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे आरटेट लेवल फर्स्ट में, लेवल सेकंड में 2011-12, और जब भी आज से पहले एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए उनको आपको पहले भी पिछले वीडियोज में बताया था कि जीन पियाजे से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन करवाए। हर टॉपिक के अंत में हम क्वेश्चन करेंगे। तो ये आवाज और चमक, यहां अब क्या हो रहा है? उद्दीपक सामान्यीकरण, स्टिम्युलस जनरलाइजेशन। एक एग्जाम्पल और भी है, जैसे मान लो एक बच्चे की लाल गुलाब का कांटा चुभ जाता है। इसका लाल गुलाब का, जो लाल गुलाब का पेड़ होता है उसमें जो कांटे होते हैं, कांटों में से कोई कांटा अगर उसको चुभ गया, अब वो क्या करेगा? धीरे धीरे
वो तो उस लाल गुलाब को ही क्या, उस हर लाल वस्तु को देखकर ही डरने लग जाएगा, होनी चाहिए उससे मिलती जुलती। दूसरी बात करते हैं विभेद की। अब विभेद क्या होता है? तो विभेद क्या है? भेद। आपने कुत्ते को घंटी से कनेक्ट किया था, आपने घंटी जो कंडीशनल स्टिमुलस है और अनकंडीशनल स्टिमुलस दोनों को एक साथ दिया था। अब विभेद क्या है? आपने एक बार घंटी बजाई, अब ये तो नहीं कि घंटी की भी कितनी आवाजें होती है, अलग अलग प्रकार की घंटी होती है, लेकिन बात यहां यह है कि विभेद जब करेगा जब उसको अलग अलग आप घंटी, मतलब रेगुलर एक ही प्रकार की घंटी बजा रहे हैं, जैसे कुछ हर्ट्ज की आपने घंटी की आवाज है, साउंड है कुछ फ्रीक्वेंसी का, वो आप अगर उस कुत्ते को रोजाना सुनाई देता है, कब? जब आप भोजन देते हैं, तो एक फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए उस ध्वनि की, कि मान लो आपने 500 हर्ट्ज की ध्वनि या 1000 हर्ट्ज की ध्वनि कंटिन्यू दे रहे हैं। अब कुत्ते को लगभग आपने लंबे समय तक वो दिया है और आप बात करते हैं कि कहीं विद्यालय की घंटी बज रही है और आप सोचोगे कि नहीं, कुत्ता तो लार स्रावित करेगा क्योंकि उसको तो घंटी से कनेक्ट ही तो किया है। वो बात नहीं है, क्योंकि वो विभेद करेगा कि ये वो वाली घंटी नहीं है जो भोजन से पहले दिया करते थे। तो विभेद समझ में आ गया होगा, क्योंकि विभेद वो ये कि घंटी की एक अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी से ही वो उसके दिमाग में संकेत आता है कि अब भोजन मिलेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम विभेद। समझ में आ गया? विभेद से पहले बात कर ली हमने उद्दीपक सामान्यीकरण की। यहां पुनर्वलन की भी बात होती है, पर पावलोव साहब नहीं करते पुनर्वलन की बात, पर हम माने तो जो रेनफोर्समेंट पुनर्वलन है वो क्या है? उद्दीपक, एक उद्दीपक है वो पुनर्वलन ही तो है, इससे ज्यादा क्या होगा? उद्दीपक पुनर्वलन के रूप में कार्य करता है, क्योंकि जब उद्दीपक दिया जाता है, जब उद्दीपक दिया जाता है तो ही अनुक्रिया करता है, जब उद्दीपक ही नहीं देंगे तो अनुक्रिया नहीं करेगा। अब नेक्स्ट क्या है? विलोप की बात भी करते हैं यहां पर। विलोप या स्वतः पुनर्लाभ। अब विलोप क्या होगा? विलोप जब आप समय समय की बात होती है, यहां पर बात नहीं की थी सीएस और यूसीएस दोनों में समय कितना होना चाहिए, समय अंतराल। कंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल स्टिमुलस के बीच में अंतर क्या है? कम आना था, अंतर 0.50 सेकेंड। ना तो बिल्कुल ही कम होना चाहिए, ना अत्यधिक ज्यादा होना चाहिए। तो विलोप होने की संभावना कब होती है? घंटी तो बजा दी आपने 2 घंटे पहले, भोजन दे रहे हैं 2 घंटे बाद में, तो वहां विलोप होगा, फिर लार नहीं आएगी, घंटी बजाने से लार नहीं आएगी, क्योंकि एक रेगुलर प्रोसेसिंग देनी पड़ेगी। उसमें भी एक टाइम निर्धारित होता है उसका कि 0.50 सेकेंड, 0.50 सेकेंड के भीतर, या मान लो कुछ समय फिक्स करते हैं 0.50 सेकेंड, तो इनका मानना है और यह कहते हैं कि समय ना अत्यधिक ज्यादा होना चाहिए और समय ना ही कम होना चाहिए। लंबे समय में विलोप हो जाएगा, क्योंकि फिर वो अनुक्रिया में लार स्रावित नहीं करेगा घंटी की आवाज से। अब स्वतः पुनर्लाभ, अगर विलोप होता रहा और आप ऐसे ही विलोप करते रहे तो क्या पुनर्लाभ हो जाएगा उसका? क्या रिकवरी वापस हो जाएगी? ऐसा नहीं होता है। बट अब आपने 1-2 दिन कर दिया विलोप, मान लो 1 बार कर दिया, 2 बार कर दिया विलोप, और
फिर से आपने कंटिन्यू कर दिया, तो वहां स्वतः पुनर्लाभ हो सकता है, रिकवरी हो सकती है। अब इसका एक इंपॉर्टेंट जो इसके पूरे का प्रत्यय है, महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है पुनरावृत्ति व समीपता। वही विलोप वाली बात है, पुनरावृत्ति व समीपता। पुनरावृत्ति व समीपता। पुनरावृत्ति व समीपता, पुनरावृत्ति रिपीटेशन और समीपता कोग्निटिव। पुनरावृत्ति, लार पहले आ रही थी, आपका एक्सपेरिमेंट चल रहा है, उसको आप कंडीशनल स्टिमुलस भी दे रहे हैं और अनकंडीशनल स्टिमुलस भी दे रहे हैं, दोनों एक साथ दे रहे हैं, और वो प्रतिक्रिया में लार स्रावित कर रहा है। अब पुनरावृत्ति और समीपता का क्या है? पुनरावृत्ति की बात करते हैं कि क्या एक लंबे विलंब के बाद में पुनरावृत्ति की जा सकती है? क्या एक लंबे समय या एक लंबा समय अंतराल होने के बाद में पुनरावृत्ति की संभावना है? तो वो फिर जैसे नए स्टेज से हमने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया था और काफी समय तक हमने छोड़ दिया उसको, तो फिर पुनरावृत्ति कैसे होगी? वो ही टाइम लगेगा, लेकिन कुछ एक समय के पश्चात हम पुनरावृत्ति पा सकते हैं। और समीपता वही वाली बात है, 0.50 सेकंड समय अंतराल फिक्स होना चाहिए कि इस समय के अंदर ही आप या इससे मिलते जुलते समय के अंदर ना ज्यादा कम हो ना ज्यादा अधिक हो, तो एक्सपेरिमेंट में वो लार का श्रावण करेगा। तो ये समीपता की बात कर रहे हैं और पुनरावृत्ति की बात कर रहे हैं। तो आपने अल्बर्ट वाला प्रयोग भी देखा, वाटसन ने कैसे अल्बर्ट पर प्रयोग किया है। उससे पहले भी पावलोव के बारे में अनकंडीशनल कंडीशनल स्टिमुलस शायद ऐसे एग्जाम्पल दे दिए जो आप खुद से रिलेटेड करके भी उनको समझ सकते हैं। तो इससे ज्यादा और तो इसमें कुछ है नहीं, और एग्जाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो भी हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे इन पे आधारित जो क्वेश्चन हैं वो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन जब हम करते हैं तो क्वेश्चन करने से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और बार बार प्रयास करेंगे किसी चीज पर, और प्रयास करेंगे तो ही हम उसमें सफलता हासिल कर सकते हैं, क्योंकि प्रयास ही एक ऐसी चीज है जो हमें उस लक्ष्य तक पहुंचा सकती है जहां पर हम पहुंचना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी। अगली वीडियोज में हमने पावलोव के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं पावलोव के सिद्धांत से, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से, उनके बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे, उनको समझेंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और कैसे एग्जामिनर उस क्वेश्चन को घुमा फिरा करके भी तो देते हैं एग्जामिनर को, क्योंकि जब तक क्वेश्चन घुमाएंगे नहीं तब तक क्वेश्चन एग्जाम में आने का। आज स्टैंडर्ड लेवल के एग्जाम हो रहे हैं वहां पर, तो ये भी एक स्वाभाविक बात ही है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।